लेकिन बांग्लादेश को अब इंडिया के कहर से कोई नहीं बचा सकता। बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट बहुत जल्द इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उनका भी जो है बांग्लादेश को सीधी सीधी वार्निंग है कि हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। दुर्गा पूजा चल रही है, हर तरफ जो है सनातनी जो है इस त्यौहार को मना रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर भी अटैक्स शुरू हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने काली टेंपल के अंदर से जो काली माता का जो क्राउन है, जो कि मोदी साहब ने वो मुकुट गिफ्ट किया था, वो भी चुरा लिया। मोदी साहब को बार बार प्रोवोक करना, इंडिया को प्रोवोक करना, पहले ही इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि जब से इन्होंने एंटी इंडियन नारे लगाए तब से इनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और अब इन्होंने मंदिरों को लूटने का प्लान बना लिया। और इसके ऊपर जाहिर है इंडिया के 140 करोड़ आवाम की ताकत और बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत मुश्किल का शिकार होने जा रहा है। हम बता रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 6 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश जो है IMF के दरवाजे पे खड़ा आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर इंडिया ने इसको इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया तो बांग्लादेश का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बार बार इंडिया को प्रोवोक क्यों किया जा रहा है? ये क्या इंडिया के खिलाफ साजिश रची जा रही है बांग्लादेश में? कि मोहम्मद यूनुस साहब को ये समझ आ गई है कि इंडिया की मदद के बगैर बांग्लादेश की इकोनॉमी का चलना इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। तो वैसे भी इंडिया को तो क्योंकि दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है तो वो मेडिसिन तो नहीं रुक सकती, वो जाती रहती हैं वहाँ पर। और इंडिया भी जो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई काम होता है उसको जो है वो नहीं करता, चाहे वो जो भी कंट्री हो, एनिमी कंट्री हो तब भी। और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। तो अब मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि जो टाइज हैं वेरी क्लोज डिस्पाइट दी रिसेंट रिजीम चेंज, इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि ताल्लुकात ख़त्म नहीं हो सकते, रिलेशंस हमें अच्छे बना कर रखने पड़ेंगे। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया की तरफ से भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स कुछ देखने को मिले कि भाई अब हमारा जो पेमेंट्स हैं, बिल्स हैं, कंपनीज़ की तरफ से कहा गया वो तो अदा कर दें, बड़ी मुश्किल हो रही है वगैरह वगैरह। वो पता चल रहा था कि ज़ाहिर है कि जो कुछ चल रहा है उसके अंदर। और फिर साथ ही बांग्लादेश ये भी देख रहा है कि कोई भी कंट्री हो, अब देखिए ना, अभी के भी देख लें, श्रीलंका से लेकर और लाओस तक, जहाँ जहाँ डॉक्टर जयशंकर या मोदी साहब गए हैं वहाँ पर वो कुछ ना कुछ देकर आए हैं। बड़ी बड़ी रकमें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इन कंट्रीज़ को, नेबरिंग फर्स्ट के नाम पर भी। नेबरिंग फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और जितनी भी पॉलिसीज़ है उसमें वो नेबर्स को देते हैं। अब बांग्लादेश ये जानता है कि देखिए IMF से पैसा लेना और बात है, IMF के प्लान में जाना और बात है। अमेरिका से भी उसको इमदाद जो है, एड दी गई है बांग्लादेश को और आगे मिलती रहेगी। लेकिन एक ऐसा कंट्री जो कि आपके नेबर में मौजूद है और वो आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करते हैं, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। और किसी से कर्ज़ लेना या IMF के प्लान में होना या एड ले लेना किसी से, वो एक डिफरेंट एंगल है। तो एक नेबरिंग कंट्रीज जो कि आपसे बहुत करीब है और एक ही तरीके से एक ही वो है, तो उसके वो अपनी बात होती है। नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है। हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब एक हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था। तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया। हाँ। रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था। हाँ। कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है। बिल्कुल। जो टेक्सटाइल में सबसे अडानी साहब जो हैं, आपने बता हाँ। दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर हैं वो भी मैक्सिमम जो है। अब ये कह लें कि बांग्लादेश
बांग्लादेश में 75 to 80% जो है वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल में भी इंडिया के हैं, क्योंकि उससे पहले जो 2 दहाइयाँ थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश। शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है वो जबरदस्त दोस्ती उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर फ्री कंट्री थी दोनों, आप लोग आसान लफ्जों में ये कह लें। अब क्या हुआ कि ये इनकलाब तो आ गया। अब इनकलाब के बाद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अक्सरियती जो है उनके पास हुकूमत भी आ गई। उन्होंने अब हिंदुइज्म जो है उस पर इसी तरह अटैक करना शुरू कर दिया जिस तरह हर रियासत में माइनॉरिटीज में होता है। और उन्हें ये लगा कि ये सारे शेख हसीना क्योंकि प्रो इंडियन थी, उसकी वजह से उसने हमारे ऊपर ये मजालिम जो सारे ढाए थे। लेकिन उनके साथ उनका जो आप ले गए कि बैड एस्पेक्ट तो आप रखें, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, उसने इकोनॉमी को स्टेबल किया था। नो डाउट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनको जेलों में डाला था। शेख हसीना बात जिससे हुई है मानी है, लेकिन सर मोदी साहब के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। देखिए मोदी साहब उनको मेडिकल वीजा देते थे, इंडियन एम्बेसी हजारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीजाज दे रही है। इंडिया अपने बजट में उनको फंड दे रहा है। अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे, इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लगे, अब इंडिया के जो हिंदुओं को कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखें ये इसमें अब इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है। हम ये कह लें कि ओपन वार या ओपनली जाके वो अटैक करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि वो उसे मुआशी तौर पे, जब मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली बाइकॉट करेगा, जब बाइकॉट करेगा तो वो बिल्कुल एक अटैक ही होगा, और जिससे जो थोड़ी बहुत ही मैशत उनकी रह गई है वो भी खराब हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। इंडिया के लिए अब बांग्लादेश के लिए यही है कि जो वो करना चाहते थे, शेख हसीना वाजिद से वो जान छुड़ाना चाहते थे, वो छुड़ा लिया उन्होंने। अब उनके लिए रास्ता ये है कि वो दोबारा, इंडिया भी ये चाहता है कि उनके साथ हमारे पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो दोबारा डेवलप हो। इनको ना जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनको उनके हकूक़ के बारे में उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो अब उनकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और वो जो आया उनका फाल यूनुस साहब, हाँ, मोहम्मद यूनुस, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो हिंदुओं के हैं, जो माइनॉरिटीज़ में हैं। अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो माइनॉरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना। सर दुख पहुंचेगा। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह इस समय बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को लूटा जा रहा है और नवरात्रि के दौरान पूजा पंडाल पर भी हमले हुए हैं। मंदिरों में हुई चोरी की घटना के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। ढाकेश्वरी मंदिर सदियों पुराना है और ढाका में स्थित है। इससे पहले ढाका स्थित उच्चायोग ने भी देवी काली के मुकुट की चोरी की घटना को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने चोरी की इस घटना और ढाका में एक दुर्गा पूजा पंडाल पर हुए क्रूर बम हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। ढाकेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा, सरकार ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहती है जहां हर नागरिक के अधिकार सुनिश्चित हों। हिंदू धर्म के अनुसार इस मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत में हुआ था।